स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं बिल्कुल रिवीजन के लिए। तो आप तुरंत अपना पेन पकड़ लीजिए, अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिए और हम लोग रिवाइज करेंगे। आज पहला चैप्टर है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए और अपने साथियों को मैसेज मार दीजिए एक जल्दी से कि सर ने रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। तो रिवीजन किसका होना है वो आपको मैं बता देता हूँ। रिवीजन हम लोग आज कर लेते हैं सॉलिड स्टेट का, यानी सॉलिड स्टेट पूरा चैप्टर आज रिवाइज कर लेंगे। 2 लेक्चर में देखना कैसे 15 मिनट के अंदर, 15 से 20 मिनट के अंदर हम लोग पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो मेरी वीडियो को बिल्कुल कहीं भी स्किप ना करिएगा, पूरे लगातार बने रहिएगा। याद हो जाएगा आपको चैप्टर, बिल्कुल एज इट इज याद होगा। मैं आपको बिल्कुल मेमोराइज करा दूंगा। तो आज हम लोग मेमोराइज कर लेंगे पूरा चैप्टर। चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। तो इसलिए बिल्कुल भी वीडियो को आप कहीं भी स्किप न करें और अपने दोस्तों को तुरंत इन्फॉर्म करिए फटाफट, बिल्कुल जल्दी से स्टार्टिंग हो जाएगी चैप्टर की। चैप्टर क्या है? सॉलिड स्टेट। अब रिवीजन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। सॉलिड स्टेट में सबसे पहले जानना ये जरूरी हो जाता है कि हमारे लिए सॉलिड्स होते क्या हैं। सॉलिड्स क्या है ये तो आप भी जानते हैं कि अगर हम लोग फटाफट एक डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो ये मैंने एक बॉक्स लिया, इस बॉक्स में हमने ये एटम्स बना दिए। ये एटम्स जब बनाए तो यहां पर देख रहे हैं, यहीं से सब कुछ प्रॉपर्टी इसकी एक्सप्लेन कर देंगे, बड़ा अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सॉलिड्स वो होते हैं जिनका वॉल्यूम भी डेफिनेट हो और शेप भी डेफिनेट हो, यानी वॉल्यूम और शेप जब दोनों डेफिनेट हो जाते हैं तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड्स बोलते हैं। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं। मैं पूरी दोनों बाई लैंग्वेज यानी कि 2 लैंग्वेज को यूज कर रहा हूँ, हिंदी भी इंग्लिश यूज कर रहा हूँ, इंग्लिश भी यूज कर रहा हूँ, तो दोनों बच्चों को समझ में आना चाहिए। ये जो बीच में स्पेस है इसको नाम देते हैं हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस नाम देते हैं और इनके बीच में जो फोर्स होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तो सॉलिड्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है और जबकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं, ना के बराबर होते हैं। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस नेग्लिजिबल होते क्यों हैं? क्योंकि सॉलिड पार्टिकल कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाते हैं, बिल्कुल पास पास। तो डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, पार्टिकल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाते हैं। इनके बीच में वाइब्रेशन नहीं हो सकता, यानी कि इनके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी है, इनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत लो हो जाती है। इनको बिना प्रेशर, बिना फोर्स लगाए हुए हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो ये कुछ कॉमन सी प्रॉपर्टी होती है सॉलिड्स के अंदर, वो प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान रखनी है। और सॉलिड्स के अब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो सॉलिड्स को क्लासीफाई कर लेते हैं 2 पार्ट में। नंबर 1 एक कहलाता है हमारे लिए क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है, पूरा रिवाइज करा रहा है इसलिए लगातार पूरे साथ होने रहिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है और दूसरा कहलाता है आपका एमॉर्फस सॉलिड। तो ये भैया एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफरेंस भी एग्जाम में पूछ लेते हैं और इनकी डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हम यही इनको डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं लिखूंगा नहीं, समझा रहा हूं आपको। एक तो इनके ये डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्री होती है, हम एक शॉर्टकट मार देते हैं, यहां पर रेगुलर ज्योमेट्री रखते हैं। ये रेगुलर ज्योमेट्री होती है और इनकी इर्रेगुलर ज्योमेट्री होती है। तो एक पॉइंट आपको याद हो गया होगा, रेगुलरिटी और इरेगुलरिटी होती है। दूसरा इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट, जितने पे ये मेल्ट करने चाहिए उतने पे ही मेल्ट करेंगे और इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होते, यानी वेरी कर जाते हैं। नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होते हैं। ये एन आइसोट्रॉपी, इधर वाले जो है वो एन आइसोट्रॉपी शो करते हैं और इधर वाले आइसोट्रॉपी शो करते हैं। यानी अब हम लोग बात कर लें क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड की। तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में आपने ये डिफरेंस देखा हुआ है, ये डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। तो ऐसे ही करके आप बुक की मदद से भी कुछ डिफरेंसेस और भी याद कर सकते हैं, है ना। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फ। अब यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आइसोट्रॉपी और एन आइसोट्रॉपी। एन आइसोट्रॉपी का मतलब हो जाता है कि जो प्रॉपर्टी डायरेक्शन चेंज होने के साथ बदल जाए, व्हेन प्रॉपर्टी चेंजेस विद चेंज इन डायरेक्शन कॉल्ड एन आइसोट्रॉपी। डायरेक्शन बदलने के साथ प्रॉपर्टी बदले और डायरेक्शन बदलने के साथ प्रॉपर्टी सेम रहे, कोई चेंज नहीं आए, तो वो कहलाती है आइसोट्रॉपी। तो एन आइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से एक तो क्लासिफिकेशन सॉलिड। अब इसमें क्रिस्टलाइन में सॉलिड में एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात कर लें तो एग्जाम्पल हमारे सामने आ जाएंगे, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, है ना, इस तरीके डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, CdCl हो गया, ZnS हो गया, AgBr, AgCl, AgI, ये सब एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन में आएंगे। एमॉर्फस सॉलिड में आपका एक तो ग्लास आ जाता है, प्लास्टिक्स आ जाते हैं, ग्लास प्लास्टिक जितना भी एमॉर्फस होता है।
अब इसमें एक चीज, एक क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में कि ये ग्लास जो होता है वो एमॉर्फस सॉलिड है, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बनते हैं कि ग्लास जो होता है वो एक सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहलाता है। तो मैं क्वेश्चन भी डिस्कशन करता चल रहा हूं कि ग्लास सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए कहलाता है क्योंकि इट हैज ए टेंडेंसी टू फ्लो डाउनवर्ड्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ बहेगा ना ग्लास। अब नीचे की तरफ बहेगा तो बहता वही है जिसमें लिक्विड जैसी प्रॉपर्टी होती है, तो हेंस ग्लास इज कंसीडर्ड एज ए सुपर कूल्ड, ठंडा लिक्विड है, इसके पार्टिकल फ्लो करते हैं क्योंकि ये कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्लो है, तो ग्लास नीचे की तरफ फ्लो करता है। इसी वजह से देखा होगा आपने पुरानी बिल्डिंगों के अंदर जो ग्लास विंडो ग्लास पेंस होती है वो नीचे की तरफ थिक हो जाती है, मोटी हो जाती हैं। 10-20 यानी कि 100-200 साल की अगर कोई बिल्डिंग पुरानी मिल जाए तो उसमें देखना कि विंडो पेंस नीचे की तरफ मोटी होंगी, ऊपर की तरफ थोड़ी पतली हो जाती है। क्यों है? क्योंकि ग्लास के पार्टिकल धीरे धीरे फ्लो करते रहते हैं, इसी वजह से ये प्रॉपर्टी आई है। ये ग्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी है मिल्की, जहां आपने देखा धूप भी पड़ती है, कुछ पुरानी बिल्डिंग देख ली वहां धूप पड़ रही होगी, रात में ठंडा मौसम हो जाता है। इस वजह से होता क्या है कि उसके अंदर मिल्कीनेस यानी कि जो एमॉर्फस ग्लास है वो क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट होना शुरू होता है। ये प्रोसेस एनीलिंग की वजह से, यानी कि पहले ठंडा हुआ फिर गर्म हुआ, इस वजह से एक कैरेक्टरिस्टिक तैयार हो जाता है जिसका नाम है एनीलिंग। तो ये हमने पढ़ लिया एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन एक और है मॉलिक्यूलर फोर्सेस के हिसाब से क्लासिफिकेशन, उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन से हैं वो हम जानते हैं। तो क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये 3-4 तरीके बताए हमने। एक तो कहलाता है आपका आयनिक सॉलिड कहलाता है, दूसरा आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाता है, तीसरा आपका कोवेलेंट सॉलिड कहलाता है, और चौथा आपका मेटेलिक सॉलिड कहलाता है। एक हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड भी है लेकिन उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली कंडीशन में 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने। आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं? नाम इंडिकेट कर रहा है कि आयनिक सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, यानी कि जिनके पार्टिकल्स अपोजिटली चार्ज आयंस हेल्ड टुगेदर थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए, ऐसे सॉलिड्स आयनिक सॉलिड्स कहलाएंगे। तो NaCl हो गया, KCl हो गया, CsCl हो गया, ZnS हो गया, है ना, AgBr AgI, ये सब आयनिक सॉलिड्स में चले जाते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है तो मैं आपको एक हिंट देता हूं कि आयनिक सॉलिड्स की वही प्रॉपर्टी होती है जो प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड की होती है। जैसे कि अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं तो ये ब्रिटल क्रिस्टलाइन होंगे, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस स्टेट। सॉलिड स्टेट में नहीं होते, मोल्टन एक्वस में गुड कंडक्टर होते हैं। ये उसी में डिसॉल्व होंगे जो डाइपोल यानी कि पोलर सॉल्वेंट होगा, वाटर है उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ये आयनिक सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान रखिएगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं वो 2 तरीके के हो जाते हैं, एक तो कहलाते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और दूसरे कहलाते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। जो नॉन पोलर और पोलर है, एक कि नॉन पोलर पे कोई चार्ज नहीं रहता होगा, पोलर पे चार्ज रहता होगा। अगर हम पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें तो इसमें H2O आ सकता है, इसमें HCl आ सकता है, ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, इसमें H2S आ सकता है। नॉन पोलर की बात करें अगर नॉन पोलर में फिर N2 आ जाएगा, P4 आ जाएगा, Cl2 आ जाएगा, यानी जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, जिन पर डाइपोल नहीं बन सकता है, वो सब नॉन पोलर में। इनकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी इस बात पे कि वो पोलर है कि नॉन पोलर है। तो इसको एक बार छोटा सा बुक से आप हिंट लीजिएगा, मैं आपको एकदम ऐसा मेमोराइज करवा दूंगा, बिल्कुल क्लियर माइंड में सेटअप कर दूंगा आपके। कोवेलेंट सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें पार्टिकल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अट्रैक्टेड रहते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस से अट्रैक्टेड रहते हैं। वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस में 2 हो गए, पोलर और एक नॉन पोलर। ऐसे कोवेलेंट सॉलिड्स में किसके थ्रू? बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। तो अब इसमें 2 एग्जाम्पल आप जरूर पढ़ लीजिएगा, एक का नाम है डायमंड, एक का नाम डायमंड और दूसरे का नाम आपका ग्रेफाइट है। अब आप जानते होंगे हम डायमंड और ग्रेफाइट को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको यहां पर बता रहे हैं कि अगर हम डायमंड में देखें तो कार्बन बीच में लगा हुआ, एक कार्बन ऊपर लगा हुआ, एक कार्बन इधर लगा, एक कार्बन इधर लगा, एक कार्बन इधर लगा। तो डायमंड के अंदर ये 109.5 डिग्री का एंगल हो जाता है और इसकी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। ईच कार्बन एटम, ये सेंट्रल का जो हर कार्बन एटम है वो चारों तरफ से 4 कार्बन एटम से टेट्राहेड्रल कंडीशन में अरेंज होता है। ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, अनब्रेकेबल नहीं है, टूटा तो जा सकता है लेकिन ये हार्ड बोल रहा हूं मैं, इस बात का ध्यान। ये बैड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर क्यों है भैया? क्योंकि इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, देखिए ध्यान से, ये 4 वैलेंसी कार्बन की। अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं, जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी भैया कहां से पास करेगा? नहीं पास कर पाएगा, तो ये बैड कंडक्टर माना जाता है। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में हेक्सागोनल लेयर्स इस तरीके से, ये हेक्सागोनल लेयर्स लगी होती हैं।
ये हेक्सागोनल लेयर्स अगर हम देखें तो ऐसे करके ये हेक्सागोनल लेयर्स हैं। ये हेक्सागोनल लेयर मेरा आप हाथ की तरफ देखें तो जैसे कि मैंने एक लेयर ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे रहती है, बीच में दोनों लेयर्स 340 पिकोमीटर की डिफरेंस से अलग रहती है, दोनों के बीच में डिफरेंस रहता है। जब डिफरेंस रहेगा तो दोनों को तोड़ने में आसान ऐसे करके स्लिप हो जाती है, तो इसलिए सॉफ्ट होते हैं, स्लिपरी होते हैं नेचर में। ये तो सॉफ्ट स्लिपरी नेचर में होता है इनकी कंडीशन, यानी कि ये बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। और आपको एक चीज बता दें, अगर यहां पर देखो तो 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन हर जगह फ्री होता चला जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो ये गुड कंडक्टर बन जाएंगे, इसलिए इनको इलेक्ट्रोड बनाने में भी यूज कर लिया जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट की भी थोड़ी सी याद रखिएगा। अब हमने क्या करना है कि मेटेलिक सॉलिड्स पढ़ लेते हैं। मेटेलिक सॉलिड्स क्या होते हैं? अच्छा, एक चीज़ आपको और बता दूं कि ग्रेफाइट को जो होता है वो हम लोग ड्राई लुब्रिकेंट मशीनों में देखा होगा आपने, पाउडर के फॉर्म में यूज़ करते हैं। आपकी मोटरसाइकिल में भी ब्रशों में पाउडर पड़ता है, वो भी इसी ग्रेफाइट का होता है। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स क्या होते हैं? मेटेलिक सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें मेटल आयंस यानी कि पॉजिटिवली चार्ज जो मेटल आयंस होते हैं, ये हमने अगर बॉक्स ले लिया, इस बॉक्स के अंदर ये पॉजिटिवली चार्ज कर्नल है बनाए हमने, ये पॉजिटिवली चार्ज कर्नल बनाए, ये पॉजिटिवली चार्ज कर्नल बनाए, ये पॉजिटिवली चार्ज कर्नल, इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज हम कर्नल बना रहे हैं। और इनके बीच में हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं ऐसे करके। ये फ्री इलेक्ट्रॉन डाल दिए हमने यहाँ पर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन डाल दिए, इस तरीके से। तो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल हमने बनाए और यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए हैं। तो अब आपको करना क्या है? अब आप इस तरीके से ये कर सकते हैं, ये व्यवस्था कर सकते हैं आप इस तरीके से, ये बना दिए। अब क्या होता है कि मेटल्स आर दो सब्सटेंसेस इन विच पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स आर हेल्ड टुगेदर थ्रू द मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो ये वाले आपको दिख रहे हैं, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, ये घूम सकते हैं, चल सकते हैं, तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोले गए। और इनको हम लोग कर्नल्स बोलते हैं, KRNELS कर्नल्स बोलते हैं। तो कर्नल्स के अंदर ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन के अंदर कर्नल पड़े रहते हैं। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है कर्नल को रोकने के लिए। जैसे क्या होता है कि आपने देखा तमाशबीन जो होता है वो तमाशा दिखाता है, तो चारों तरफ भीड़ इकट्ठी रहती है। भीड़ क्या है? भीड़ एक तरीके से पॉजिटिवली चार्ज कर्नल से इलेक्ट्रॉन डांस कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन डांस कर रहे हैं तो भैया पॉजिटिवली चार्ज एकदम पास कराएगा और देखो जरा करके क्या हो रहा है। तो इस तरीके से ये बिल्कुल अट्रैक्टेड रहते हैं, इसी वजह से मेटल एक सॉलिड फॉर्म में रहता है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई? क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ये मैलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं। अगर इनको कट करें, जैसे आपने देखा होगा लोहे को एक बार ऐसे करके तोड़िए तो आसानी से, फिर 2-3 बार मुश्किल से फिर आसानी से टूटता है, क्योंकि इनके बीच के बॉन्ड ये सेपरेट हो जाती है। भाई अगर इसे तोड़ोगे तो ये पॉजिटिव के सामने आएगा, ये इसके आगे बढ़ जाएगी लेयर। जैसे ही लेयर आगे बढ़ेगी आपको ऐसे करके कंडीशन पैदा हो जाएगी। ये कंडीशन तो इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के सामने, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के सामने, और इसका अगर फ्री इलेक्ट्रॉन देखो तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा? रिपेल कर देंगे, जैसे रिपेल लेयर फिसल जाएगी। तो ये क्या होता है कि जब काटते हैं तो शाइन भी प्रोड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन अपने में से एनर्जी रिलीज करता है, तो ये शाइन भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सॉलिड स्टेट्स में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिरकार सॉलिड स्टेट में ये यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस होता क्या। तो अब हम लोग यूनिट सेल को रिवाइज कर लेते हैं। वैसे मैंने जितनी भी वीडियोस, पर्टिकुलर वीडियोस डिटेल में डाल रखी हैं ऑलरेडी हर की, लेकिन ये रिवीजन चल रहा है, क्विक रिवीजन है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो ये हमने एक नेट बना दिया, जाल आपने घर पे देखी होगा, जाली जैसी लगी होती है। इसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस बोला जाता है इसे। अब क्रिस्टल लैटिस की एक इसे निकाला, जूम कर, जैसे मोबाइल में से बढ़ा के देख लेते, तो हम इसे बढ़ा के देख लेते हैं। जैसे ही बढ़ा के देखेंगे तो ये कंडीशन हमारे सामने आएगी। ये बन गई आपकी यूनिट सेल। क्या बन गई बेटा? यूनिट सेल बन गई। तो अब हम लोग क्या बताएं कि यूनिट सेल इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल 3 डायमेंशन। तो यूनिट सेल इज डिफाइंड एज द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस की जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल 3 डायमेंशन यूनिट है उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? यूनिट सेल। तो क्रिस्टल लैटिस क्या हुआ कि व्हेन यूनिट सेल्स यानी क्रिस्टल लैटिस इज दैट अरेंजमेंट इन विच द यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन ए प्रॉपर पैटर्न इन अरे। एक प्रॉपर पैटर्न में बार बार रिपीट हो जाए तो उनको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। अब ये क्यूबिक यूनिट सेल होती कितनी कैटेगरी की है ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये मैंने, अब हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ेंगे। तो क्यूबिक यूनिट सेल की हम 3 कैटेगरीज आपको बता देते हैं। पहला कहलाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ऐसे करके पहले हम तीनों क्यूब बना देते हैं। अभी हम लोग
इस तरीके से क्यूबिक यूनिट सेल तो 4 हुई, एक एंड सेंटर्ड भी, लेकिन अभी हमने 3 डिस्कशन करना है। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एक आपकी बॉडी सेंटर्ड और एक हमें फेस सेंटर्ड डिस्कशन करना है। तो ये हमने बना ली सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी सिंपल की पहचान है कि एटम्स कॉर्नर पे रहते हैं। ये हमने बना ली बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज दैट यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। एटम हर कॉर्नर पे भी होते हैं और एक एटम बॉडी के सेंटर पे भी होता है। जबकि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज दैट यूनिट सेल, वो यूनिट सेल होती है जिसमें एटम्स कॉर्नर पे तो होते ही होते हैं और साथ में हर फेस पे भी एटम रहते हैं, ये फेस सेंटर्ड। तो ये हमने सिंपल यूनिट सेल बना दी, सिंपल बना दी, ये हमने बॉडी सेंटर्ड बना दी, बीसीसी बना दी, और ये हमने आपकी एफसीसी बना दी। अब यहां पर रहना क्या है, यहां पर अगर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करें तो 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1 आएगा। यहां 1/8 इंटू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आएगा। यहां पर 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6 इज इक्वल टू 4 आएगा। तो ये कैसे आता है, कैसे कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन मैंने सॉलिड चैप्टर का जो डायग्राम है, सॉलिड चैप्टर में जहां मैंने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना सिखाया, उसकी वीडियोस को पूरा देखिएगा तो वहां पर उसको डिटेल में भी समझाया। अभी हम लोग क्विक रिवीजन की बात कर रहे हैं, एक एक टॉपिक आपके माइंड पे डाल रहे हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी आ जाता है कि एटम ए यहाँ पर है, बी, ए एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, बी एटम्स आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, तो बताइए कि उसका फार्मूला क्या होगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब हम लोग करना क्या है, अब हम लोगों को पढ़ लेना है कि भाई ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती क्या है। उससे पहले मैं आपको ब्रेविस लैटिस बता देता हूँ कि ब्रेविस लैटिस क्या होता है, ये भी जान लीजिए आप। तो ब्रेवाइस लैटिस जो होता है, ब्रेवाइस लैटिस एक साइंटिस्ट थे ब्रेविस, उन्होंने 14 टाइप्स के क्रिस्टल लैटिस डिस्कवर किए थे, और वो 14 टाइप्स के क्रिस्टल लैटिस को हमने 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। इस तरीके से 5, 6, 7 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक तो हमने CTORHMT के हिसाब से, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहिड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। अब इसके अंदर जो था वो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C था। इस तरीके से इसके अंदर भी A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C था। इसके अंदर A इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। तो इसके मैंने ब्रेविस लैटिस की वीडियोस भी डाली थी बच्चों को, ये प्लेलिस्ट में जाइएगा तो ब्रेविस लैटिस भी आपको मिल जाएगा कि ब्रेविस लैटिस होता क्या। और आपको एक चीज़ और बता दूं, इस पे क्वेश्चन भी बोर्ड में आता है कि अगर A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C है और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो बताइए किस कैटेगरी में आएगा ये। तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि भैया ये क्यूबिक यूनिट सेल में आएगा। तो इस तरीके से आप ब्रेविस लैटिस भी पढ़ लीजिएगा। और ब्रेविस लैटिस पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ लेते क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती क्या, यानी क्लोज पैकिंग क्या, एक्चुअल टर्म तो क्लोज पैकिंग पढ़ना है। तो क्लोज पैकिंग क्या होती है, क्लोज पैकिंग का मतलब ही यही होता है कि भाई आपने देखा हो कि कहीं भी आप मार्केट जाते हैं तो आपने देखा कोई चीज़ पैक करते हैं तो बहुत हिसाब से रखते हैं, मैक्सिमम चीज़ें आ जाएं। तो पैकिंग, क्लोज पैकिंग इज द अरेंजमेंट, ये वो अरेंजमेंट होता है जिसमें एटम्स को स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल जाए और फ्री स्पेस कम रह जाए, उसको बोलते हैं क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग जो होती है वो कितने तरीके की होती है। क्लोज पैकिंग की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो क्लोज पैकिंग हो जाती है आपकी 3 तरीके की, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशन में एक रो में रहते हैं एटम्स इस तरीके से। 2 डायमेंशन में 2 तरीके हो जाते हैं, स्क्वायर में और एक हेक्सागोनल में। अब इसमें क्या हो, स्क्वायर में क्या होगा, स्क्वायर में एटम्स इस तरीके से रहेंगे, इस तरीके से रहेंगे, यानी कि यहां पर एक सेंटर एटम को देखो तो आपका स्क्वायर बनता हुआ दिखाएगा। हेक्सागोनल में एक दूसरे के गड्ढे में फंसे रहते हैं, ऐसे यहां पर फंसे रहते हैं। तो इसमें आप अगर बीच वाले एटम को देखेंगे तो हेक्सागन बनता हुआ दिखाएगा। तो इसका मतलब स्क्वायर 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एटम्स आर प्रेजेंट जस्ट ओवर द फर्स्ट लेयर इज प्रेजेंट जस्ट ओवर द अदर, पहली लेयर के ऊपर दूसरी लेयर होगी। और हेक्सागोनल में एक पहली लेयर की डिप्रेशन में दूसरी लेयर आ जाएगी, तो इसमें सब एक सी लेयर दिखेंगे, इसमें गड्ढे में चली जाएगी लेयर। 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में इस तरीके से अरेंजमेंट होगा कि आपको स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, स्ट्रक्चर आपको 3D जैसा दिखने लगेगा, यानी एटम्स आर प्रेजेंट इन सच अ वे दैट दे फॉर्म 3D स्ट्रक्चर। यानी कि अगर हम ऐसे यहाँ पर भरें तो ये आपको ऐसे फिर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब आप इसे ध्यान से देखिए तो ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट आपको दिखाई देगा। तो ये कहलाता है आपका
3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में वो पैकिंग होती है, यानी वो अरेंजमेंट होता है जहां पर एटम्स 3D स्ट्रक्चर में दिखते हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लें तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि ये एटम इन 2 से अटैच है, ये एटम इन 2 से अटैच है, यहाँ एक एटम 4 से अटैच है, तो यहाँ एक एटम 6 से अटैच है, और जो इसमें आता है इसमें 12 आती है, क्योंकि 12 साइड से, यानी कि एक एटम 12 जगह से कनेक्टेड रहता है। इसमें वेरिएशन भी रहता है, कुछ जगह 8 भी आ जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि क्लोज पैकिंग होती क्या है। अब यहीं पर एक टर्म निकल के आता है वाइड्स। ये वाइड्स क्या होते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। ये वाइड्स होते क्या है एक्चुअल में, मैं आपको बताता हूँ कि वाइड्स क्या है। वाइड्स की कंडीशन ये होती है कि वाइड्स वो 3 डायमेंशन, यानी कि ऐसा अरेंजमेंट होता है वाइड्स, जैसे हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक वाइड्स 2 तरीके के हो जाते हैं, एक हो जाता है टेट्राहेड्रल वाइड और एक हो जाता है ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि वाइड वो फ्री स्पेस है, यानी कि वो एम्प्टी स्पेस है जब एटम्स टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज हो जाए तो टेट्राहेड्रल वाइड, जब एटम ऑक्टाहेड्रल मैनर में अरेंज हो जाए तो ऑक्टाहेड्रल वाइड कहलाता है। तो वाइड इज द एम्प्टी स्पेस लेफ्ट व्हेन एटम्स आर क्लोजली पैक्ड। जब एटम क्लोजली पैक हो जाते हैं तो बीच में, जैसे आपने इंटरमोलिकुलर स्पेस बोला था, उसी को हम लोग वाइड बोलते हैं। अब ये टेट्राहेड्रल वाइड कैसा होगा, एक एटम ऐसा रखा होगा, एक एटम ऐसा होगा, एक एटम ऐसा होगा, और दूसरा जो चौथा एटम होगा वो इनके ऊपर ऐसे रखा होगा। तो बीच में जो जगह बनी इसको बोला टेट्राहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स। अगर नंबर ऑफ एटम 2 है तो टेट्राहेड्रल वाइड 4 बनेंगे, नंबर ऑफ एटम्स अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल वाइड 8 बन जाएंगे। ऐसे ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होते हैं, इसकी मैंने कॉम्पैक्ट फुल वीडियोस भी डाल रखी, तो मैं आपको प्ले लिस्ट का लिंक भी डाल दूंगा इसी के नीचे, आप देखिएगा ध्यान से। जो उसमें होते हैं ऑक्टाहेड्रल में एटम्स ऐसे करके तो 3 लगे होते हैं, और इन्हीं कंडीशंस पे इनको ओवरलैप करते हुए भी एटम्स ऐसे करके लगे रहते हैं। तो अब आप देखेंगे तो ये स्पेस आता है ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स के बराबर रहता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, टेट्राहेड्रल वाइड वो एम्प्टी स्पेस है जब एटम टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज है, ऑक्टाहेड्रल वाइड वो एम्प्टी स्पेस है जब एटम्स ऑक्टाहेड्रल मैनर में अरेंज हो जाए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक टर्म पढ़ लेते हैं जिसका नाम होता है पैकिंग इफिशिएंसी। पैकिंग इफिशिएंसी होती क्या है, तो पैकिंग इफिशिएंसी का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा हो कि इफिशिएंसी, आपकी ताकत कितनी है, आपके अंदर पेट में रोटियां कितनी आएंगी, आपकी रोटी खाने की टेंडेंसी क्या है, भैया आपका पेट कितना बड़ा है भाई, रोटी खाओगे तो पैकिंग इफिशिएंसी का मतलब हुआ कि आपकी इफिशिएंसी। वैसे ही पैक होने का एटम्स, इसमें कितने % एरिया इसका पैक हो गया। अब ये बताओ, ये बॉक्स है, डिब्बा है, इसमें क्या 100% एटम्स आ जाएंगे, नहीं आ पाएंगे ना। क्यों नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एम्प्टी स्पेस छूट जाएगा। तो पैकिंग इफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द एटम्स इन ए क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में कितना % स्पेस ऑक्युपाई कर लिया गया है एटम्स के थ्रू, वही कहलाता है पैकिंग इफिशिएंसी। अब पैकिंग इफिशिएंसी में आपको एक चीज और बता दूं कि पैकिंग इफिशिएंसी हम लोग 3 कैटेगरी की निकालते हैं। मैंने तीनों की कैलकुलेशन करके बताई, अभी मैं यहाँ पर क्विक रिवीजन में ले रहा हूँ, इसलिए यहाँ पूरी डिटेल आपको, क्यों भाई आपने पूरा टॉपिक्स हमने पढ़ाए हुए हैं, तो अब यहाँ रिवीजन कर लीजिए, एक बार याद आ जाएगा आपको सब कुछ। एक तो सिंपल में हमने पढ़ाया है, सिंपल में हमने निकाली है 52.4%, तो एम्प्टी स्पेस निकालना 100 में से घटा देना। बॉडी सेंटर्ड में हमने निकाली है 68%, और इसमें निकाली हमने एफसीसी में, एफसीसी या सीसीपी में, दोनों में 74% निकाली। तो इनको आप याद कर लीजिएगा और इनके कैलकुलेशन को भी देख लीजिएगा कैसे निकालते हैं। इनका जो फार्मूला होता है, सिंपल का फार्मूला भाई पैकिंग इफिशिएंसी का एक ही फार्मूला होता है, जेड नंबर ऑफ एटम्स इंटू, यहाँ पर लिख लीजिएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एटम कैसा होता है, स्फीयर की तरह, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन नीचे वॉल्यूम ऑफ क्यूब ले लीजिएगा, ए क्यूब हो जाता है, और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिएगा, आंसर आपका पैकिंग इफिशिएंसी। जेड यहाँ पर सिंपल के लिए 1 रखिएगा, बॉडी सेंटर्ड के लिए 2 रखना, फेस सेंटर्ड के लिए 4 रख दीजिएगा, कैलकुलेशन आपकी आ जाएगी। अब जब हमने पैकिंग इफिशिएंसी कैलकुलेट कर ली तो इसी में एक फार्मूला सिंपल के लिए, रेडियस इज इक्वल टू a/2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर रेडियस इज इक्वल टू बॉडी सेंटर्ड है, a√3/4 हो जाएगा, ये रेडियस उसमें डिफरेंस है, और यहाँ पर रेडियस इज इक्वल टू a/2√2 हो जाएगा। इन फार्मूले पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं डेंसिटी के फार्मूले पे। मैं आपको एक एक टॉपिक बिल्कुल बताता चल रहा हूँ, आपको याद आता भी जाएगा कि क्या क्या सर ने बताया है, तो आप मेमोराइज कर सकते हैं बैठ के आसानी से। डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, Z × M/A³ × Na। Na यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर है, A
क्या है, ए हमारे पास है एज लेंथ। ए को हमेशा पिकोमीटर में यूज करिएगा। अगर जैसे सॉरी पिकोमीटर में दे रखा हो तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, और मीटर की बात हो जाए तो 10⁻12 मीटर में। इसे आप ऑलरेडी कन्वर्ट करके ही रखना फार्मूले में, तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर कन्वर्जन नहीं किया तो दिक्कत आएगी। जेड नंबर ऑफ एटम्स है, सिंपल के लिए 1 रखेंगे, बॉडी सेंटर्ड के लिए 2 रखेंगे, और फेस सेंटर्ड के लिए रख देना 4। यहाँ पर एम क्या है, एम मोलर मास है, तो मोलर मास तो दिया होगा, नहीं दिया होगा तो कैलकुलेट करवाएंगे, तो इस पर फार्मूला हो जाएगा। तो ये मैंने आपको पूरा चैप्टर एक पॉइंट ऑफ टाइम में, बिल्कुल एक कम टाइम में पूरा चैप्टर आपके सामने रखा है। अब मैं आप बात कर लेता हूं छोटे से एक टॉपिक पे जिसका नाम है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स एक्चुअल में होते क्या है, तो पहले मैं आपको बता दूं कंडक्टर्स क्या होते हैं। जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पूरी तरीके से पास हो जाए वो कंडक्टर कहलाते हैं, जिनमें न पास हो नॉन कंडक्टर कहलाएंगे, इंसुलेटर कहलाएंगे। लेकिन कुछ लोग बीच वाले होते हैं, बीच वाले जानते हो ना, बीच वाले वही होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो ना तो कंडक्टर की तरह पास हो ना इंसुलेटर, यानी बीच की कटा के ढोलक भी बजा सकते हैं, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेमी कंडक्टर की बात करें तो सेमी कंडक्टर की जो कंडक्टिंग पावर होती है, सेमी कंडक्टर, इनकी जो कंडक्टिंग पावर होती है बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बता दें एक होते हैं एन टाइप, नाना टाइप, पापा टाइप, नहीं ऐसी बात नहीं बेटा। एन टाइप नेगेटिव टाइप और पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप। ये हो गया नेगेटिव टाइप और ये हो गया आपका पॉजिटिव टाइप। हालांकि ये इस बार आना नहीं है, ध्यान रखना, मैं पढ़ा रहा हूं। तो नेगेटिव टाइप का मतलब ये हुआ कि जब हायर ग्रुप की इंप्योरिटी लोअर ग्रुप में डाल दी जाए, यानी कि अगर हम आर्सेनिक को सिलिकॉन में डाल दें, आर्सेनिक कौन से ग्रुप का, नाइट्रोजन ये 15वें ग्रुप का है, और सिलिकॉन कौन से 14, तो जब हायर ग्रुप की इंप्योरिटी लोअर में पड़ेगी तो एन टाइप, और अगर लोअर ग्रुप की इंप्योरिटी हायर में पड़ जाए तो पी टाइप। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होगी, यहां पॉजिटिव होल की वजह से क्रिएट होगी। तो इस तरीके से इनको ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में बात करें तो फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरी, एंटीफेरी, ये सब बातें ध्यान रखिएगा। इनको आप बुक से पढ़ लीजिएगा, एक बार छोटा सा रिवीजन लीजिएगा। अब मैंने आपको पूरी थ्योरी रिवाइज करा दी है, इसमें पूरी फुल थ्योरी मैंने आपको सामने रखी है, और कितने कम समय में रखी है भी आप देख रहे होंगे। अब इसमें करना क्या है कि आपको ये पूरी वीडियो लगातार देखना है, और देखने के बाद अपने माइंड में पूरा घुमाना है क्लू कि आप इसको ध्यान से जो है वो सभी लोग देखिएगा, और आपके माइंड में आंखें बंद करके बैठना। जब आंखें बंद करके आप बैठेंगे तो होगा क्या कि आप जो हैं आसानी से इसको पढ़ लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, बिल्कुल मिस नहीं करना। एक एक वीडियो आपको डालूंगा। अब इसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस डिस्कशन करूंगा आपसे। आज मैंने पूरी थ्योरी रिवाइज करवाई है, और कल जब नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको रिवाइज कराऊंगा क्या, इसके क्वेश्चंस। तो तैयार रखिए, अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिए कि अब बोर्ड में कोई भी तैयारी छूटेगी नहीं। आप 100% नंबर लाएंगे अगर आप अनुसर की वीडियो को लगातार देखेंगे तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि रिवीजन हर दोस्त का होना चाहिए, रिवीजन पूरे देश का होना चाहिए, रिवीजन पूरे बच्चों का होना चाहिए। यही मेरा उद्देश्य है। थैंक यू, गुड डे।